हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो, जो पढ़ने के अगेंस्ट में है वो मत पढ़ना। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो ना, फिर तो ध्यान से देखना, पूरा देखना। इसलिए मत देखना कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मेरा कुछ होगा, मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं। अगर आप नहीं देखोगे ना तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखना क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर अपने नंबर लाने। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज है। इससे मैप वर्क भी आते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। इससे हो सकता है कि 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए। अगर आप नहीं देखोगे तो मेरे क्या होगा? मेरे तो बस एक व्यूज कम होगा। आप नहीं देखोगे, कोई और देखेगा। लेकिन बस अपने लिए देखो, मेरे लिए कुछ मत करो, आप अपने लिए करो। तो फिर चलो अब जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट कर। तो फिर देखो, सबसे पहले हम बात करते कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे कि आपके घर पे जो पेन है उसको बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक पीछे एक प्रोसेस होती है। जैसे कि उसके पीछे का जो प्लास्टिक का शेल होता है वो अलग बनता है, फिर उसके अंदर जो उसकी रिफिल होती है वो अलग बनती है, फिर इसी तरीके से करके पूरा ओवरऑल जो पेन आपके हाथ में आता है वो होता है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस पेन को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी। तो यहाँ पर जो पूरा रॉ मटेरियल था, मतलब जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड था, वो जो होता है कन्वर्जन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड, उसको कहा जाता है भैया मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। मतलब क्या? मतलब कि आपका पेन जो है, पेन तो हो गया आपका जो आपको चाहिए, ये हो गया आपके लिए यूजफुल गुड। अब इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि रिफिल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब इसके लिए रहेगा यहाँ पे रॉ मटेरियल। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे लिख लेना कि 3 मार्क्स का आ सकता है। वो ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि भैया मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत ही क्यों है, या फिर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो देखो, सबसे पहले यहां पर आता है कि इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे एग्रीकल्चर के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आते हैं। रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो इनकम सोर्स है, जहां से कि लोग पैसे कमाते हैं, वो अभी भी क्या है, वो है एग्रीकल्चर। लोग अगर आप देखोगे गांवों के अंदर, उनको सिर्फ और सिर्फ खेती करनी आती है, वही उनकी एक इनकम सोर्स होती है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर क्या होगा कि इससे हैवी डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर पर वो कम होगी। एंड बाय प्रोड्यूसिंग द जॉब्स इन अ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। और इससे क्या होगा कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, उनमें भी नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फिर इसका आता है यहाँ पर बी पॉइंट, जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इट मच नीडेड द फॉरेन एक्सचेंज। और भैया यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि हम खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि क्या होते हैं, वो होते हैं मेड इन चाइना। तो हम क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको करते हैं यहाँ से इंपोर्ट चाइना से। और अगर मान लो कि कोई इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कि इंडिया के अंदर जो मेनली मैन्युफैक्चर होते हैं वो होती हैं, एक तो आपके पास में जो क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी इंडिया के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि जो हैंड वाली जैसे कि क्लोथ्स वगैरह है ना, वो इंडिया के जो बाहर है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप जाते हो कि आज आप एक टी शर्ट ले लेते हो, ठीक है, आप यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में जाकर के एक अच्छी सी टी शर्ट ले लेते हो 400 रुपये में, ठीक है। अगर आप यही टी शर्ट को क्या करते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट अगर मान लो कि आप यूएस कर देते हो या फिर जर्मनी कर देते हो, इनमें से किसी भी जगह पर आप कर देते हो ना, तो आपकी जो 400 की टी शर्ट है ना, ये आपकी वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 के अंदर सेल हो जाएगी। तो इतना, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट जब करते हैं तो बाहर की तरफ हमारे इंडिया के जो कल्चर है, हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास में, सी पॉइंट, ये आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एन द एक्रेडिशन, जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो भैया जो इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो गरीबी है, हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। क्योंकि इससे एक तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वहां पर जाकर के आप लोगों को जॉब मिलेंगी, और वो सभी को जब जॉब मिल जाएंगे, सभी के पास में पैसे होंगे, तो ना ही गरीबी रहेगी, ना ही कोई ये बोल पाएगा कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल इनटू द वाइड वैरायटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर प्रोस्परस। मतलब कि जो कंट्रीज होती हैं जो कि अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि वाइड वैरायटी, अगर आज इंडिया के पास में ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ने लग जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडिया है
इंडिया के पास में जब हमारे ऊपर शासन हुआ था उससे पहले ना इंडिया के पास में ना बहुत ज़्यादा पैसा था। जितना अभी ना वर्ल्ड के पास में पैसा दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा इंडिया के पास में था। यू कैन थिंक कि हम उन लोगों के पास में, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि आपके घर पे जो दूध आता है, जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क की अभी आपके घर पे प्राइस होगी अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 रुपीज़। लेकिन आज से अगर मैं बात करूँ, जब यहाँ पे राज था राजा महाराजा का, उस टाइम के ऊपर मिल्क के कोई भी पैसे नहीं लेता था, ना ही कोई घी के पैसे लेता था। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि यार मिल्क के और घी के कोई भी अगर आए तो उसको दे देना चाहिए, उसके पैसे नहीं लेते। तो आप सोच सकते हो कि हम जब जो 700 रुपीज़ पर केजी वाला जब हम जो घी है उसको सेल कर देते बिना किसी मतलब ऐसे फ्री में, तो हम कितने रिच थे उस टाइम पर। और जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा काइंड थे, इसीलिए हम लोग रिच थे। लेकिन हमारे साथ में हुआ क्या कि जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो जो बाहर से कोई भी अगर फॉरेन वाला आता है ना तो उसको बहुत ही अच्छे से इज्जत देते हैं। और ये जो फॉरेन वाले थे इनको इज्जत हजम नहीं होती, जैसे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे इनको इज्जत हजम नहीं हुई। तो इन्होंने क्या करा कि हम इनके ऊपर राज करेंगे। तो फिर इन्होंने ये सब करके हमारे इंडिया के ऊपर राज करा और हमारे यहाँ से इतना सोना लेकर के गए, जो वैल्यू है उसकी जब एक बार निकाला गया था वो था भैया ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर था जो कि इंडिया से ले करके गए थे उस टाइम में। अगर ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अगर अभी होता तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होता। ऐसे अभी भी है लेकिन अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता, सबसे ज़्यादा डेवलप होता, सब कुछ होता। लेकिन वो हमारी गलती थी थोड़ी सी कि हमने उनको थोड़ा ज़्यादा समझ लिया, इसलिए वो ले गए। लेकिन अब तो सब कुछ रहेगा, बस हमें थोड़ी सी नीचे से और मेहनत करनी होगी। लेकिन एक बात तो बता दूं, जो इंडिया के लोग हैं उनकी वैल्यू हर जगह पे है, उनकी जो रेस्पेक्ट है वो हर जगह पे होती है, क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट है। तो भैया इसी बात के ऊपर बस एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो यार जय हिंद, ठीक है। एक बार अभी अगर आप अभी तक आप देख रहे हो तो बस एक बार इंडिया के लिए लिख दो यार जय हिंद, ठीक है। अब मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी बस एक स्टोरी बताने का छोटा सा जरिया था कि हमारे इंडिया में क्या हुआ था। अब कोई भी ऐसी स्टोरी वाली बात नहीं करेगा, अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पर। वो आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अ इंडस्ट्री टू अ नेशनल इकोनॉमी। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, तो भैया इससे क्या कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल की इकोनॉमी, मतलब कोई फायदा होता है या नहीं होता। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आता है कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टेज 17% ऑफ GDP। तो जो GDP है उसका 17% जो है वो है भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री इन GDP इज अ वेरी लो इन इंडिया। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री का जो है GDP के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड एज कंपेयर टू जो कि अदर कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में वैसे तो 17% खूब है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है उनका रहता है करीब करीब 40%, 30%। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो जो चाइना है, चाइना का इसके अंदर डोमिनेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास रहता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को जॉब यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो देता हूँ यहाँ पर आईफोन का, ठीक है। क्या करते हैं भैया, एक आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि आईफोन जो है ना, आईफोन की एक्चुअल जो प्राइस होती है वो करीब करीब 40,000 के आसपास होती है, ठीक है। 40,000 के आसपास उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, जो कि आती है चाइना में, ठीक है। ये आती है चाइना में। अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि ये इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर होता है, तो इतनी ही कॉस्ट आती है। लेकिन फिर पता है क्या होता है, चाइना के पास में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चाइना है यहाँ पर है ना लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लोग क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि इंडिया के अंदर अगर कोई 10 रुपए में काम कर रहा है ना, तो चाइना के अंदर वहाँ पे वो है ना 5 रुपए के अंदर काम करने को तैयार हो जाएगा। इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या है वर्क फोर्स है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती है आईफोन की, और जो इंडिया के अंदर यही मैन्युफैक्चर करेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 के ऊपर चली जाती है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसीलिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन थोड़ा लो है। लेकिन गवर्नमेंट नई नई स्कीम ला रही है जिससे कि क्या होगा कि जो डिपेंडेंस है भैया वो इसके अंदर बड़े लोग इसके अंदर ज़्यादा इंप्लॉयमेंट आ पाएँ, और यही मेन रीज़न है कि इसलिए इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में वो आता है भैया ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन वो ये है कि द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो कि होता है NMCC, हैज़ बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक द एप्रोप्रिएट पॉलिसीज मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
तो भैया इसी के साथ में इंडिया ने ना एक काउंसिल बनाया गया, जैसे कि आप लोगों के लिए जो पूरा है, आपके लिए है सीबीएसई। सीबीएसई सब कुछ है आप लोगों के लिए, सीबीएसई करेगा, सीबीएसई वो करेगा, वही है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके लिए भी एक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो कि यहाँ पर देखता है कि यार ये सारी सारी कंपनियां सही ढंग से तो काम कर रही है ना, कोई ऐसे वर्कर के साथ में कोई मतलब उनको ज़्यादा वर्क करवा करके पैसे कम दे रहा हो, या फिर किसी का आप बोल सकते हो कि शोषण हो रहा हो, ये सब ना हो। तो वो सब यहाँ पे ये काउंसिल रेगुलेट करता है। एंड जो फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। तो आपको याद रखने के भी एक इंडस्ट्री की लोकेशन होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। अब सबसे पहले आता है, वो आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में आपको मिलता है, तो वो होता है यहाँ पे रॉ मटेरियल का होना चाहिए कि चीप होना चाहिए, एब्यूडेंट होना चाहिए। एब्यूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि चीप तो हो ही, उसी के साथ में एक्सेस अमाउंट के अंदर अवेलेबल हो, जितनी की रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है लेबर। चीप लेबर आर नेसेसरी फॉर द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि चाइना के जो लोग हैं वो किसी भी काम को करने के लिए अगर इंडिया के अंदर 10 ले रहे तो वहां पर 5 ले रहे, तो मेनली लोग कहां पर जाएंगे अपना प्रॉफिट देखने के लिए, वहां पर जाएंगे चाइना। तो इसीलिए लेबर भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर थर्ड आता है, वो आता है पावर। यहाँ पर एक इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि आपको भी पता है कि आपके घर पर लाइट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक इंडस्ट्री को भी पूरी ज़रूरत होती है, क्योंकि मशीन्स वगैरह सब कुछ वहीं पर चलती हैं। अब मान लो कि इनको पावर अगर दे दी जाए, इनको दे दिया जाए कि 10 रुपये पर यूनिट, तो भैया इनका तो बैंड बच जाएगा, क्योंकि इनके पास में एक दिन के अंदर करीब करीब 1000 यूनिट की खपत हो जाती है। तो ये तो बोलेंगे कि भैया ऐसे करोगे ना तो तुमने ना हमारे ना एक दिन का 10,000 का बिल बना दिया है, और पूरे पूरे साल का अगर देखोगे तो हमारे तो भैया करोड़ों के अंदर बिल जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, चीप और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मजाक कर रहे हो, डिस्को डांस करवा रहे हो लाइट को कि 2 सेकंड आ रही है फिर 2 सेकंड नहीं आ रही। तो ऐसे करके मतलब आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर डी आता है, वो आता है भैया कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। भैया पैसा तो सभी को पता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नेसेसरी फॉर द एंटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड। तो भैया इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे की वैल्यू बहुत होती है। एंड फॉर मीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, जितना भी जो रहता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा वगैरह, वो सब उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ वाला पॉइंट आता है, वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द, जो कि आप लोग कह सकते हो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को, उस वो जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें फिफ्थ वाला पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट अगर खिलाफ हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो इंडस्ट्री जो है इनके अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि सबसे पहली होती है रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर, जैसे कि जिसके अंदर जो एग्रीकल्चर है उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड, और जिसको कि मान लो कि मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज हैं, इनमें मिनरल्स की जरूरत होती है, तो ये होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और जो मेन रोल है मतलब कि जैसे कि जो बेसिक होती है, जैसे कि कॉपर की हो गया, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गया, ये जो बेसिक और की होती है ये होती है मेन रोल। और फिर सेकंड होती है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती है, जिसके अंदर की शुगर आता है, पेपर आता है, फैंस वगैरह, ये सब आते हैं हमारे पास में कंज्यूमर बेस्ड में। फिर थर्ड आता है यहाँ पर ऑनरशिप में। ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर आपको पता है कि एक तो होता है पब्लिक, जिसके अंदर की जैसे कि BEHAL आ गया, फिर उसके बाद में सेल आ गया, ये सब है गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट हो गया, जैसे कि टिस्को हो गया, बजाज हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है, ये है प्राइवेट। मतलब क्या है कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता। फिर इसके बाद में होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे है ना कई बार जैसे कि गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का भी इसमें हिस्सा रहता है। तो वो हो गया ऑयल हो गया, जैसे कि ऑयल जो है वो है यहाँ पर एक जॉइंट सेक्टर का। और लास्ट होता है वो होता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर भी होती हैं ये इंडस्ट्रीज, जैसे कि एक हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरी होगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और एक होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, जैसे कि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है कि जो आयरन है, आयरन का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, ये आती है हैवी की कैटेगरी में। और लाइट इंडस्ट्री जिसके अंदर की मतलब लाइट वेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है ना, वो आता है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, वो आता है लाइट इंडस्ट्री के अंदर। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है ना, वो खेतों में उगाया जाता है।
जैसे कि वो क्या हो सकता है भैया, वो हो सकता है आपके पास में कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो है ये सब मिलते हैं हमें खेतों से। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आती हैं, आते हैं एग्रो बेस्ड कैटेगरी के अंदर। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारे पास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ध्यान से देखना। वो ये है कि डिजाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्लोथ एंड क्लोथिंग। तो मतलब यहाँ पर जो पूरा पूरा हमारे कपड़े का मार्केट है कि उसको बनाना, उसको डिजाइन करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब जो आता है भैया इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है हमारे पास में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी है। अब जैसे कि मैं ये पॉइंट बता रहा हूं ना, ऐसे याद रखोगे ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1854 में मुंबई में। याद रखना कि 1854 में सबसे पहले हुई थी, वो हुई थी मुंबई में। फिर इसके बाद में कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द 3 मेथड्स इन इंडिया। भैया 3 तरीके से कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। सबसे पहला आता है हैंडलूम, जिसके अंदर की हाथों से किया जाता है, इसके नाम से क्लियर है। सेकंड आता है पावरलूम, इसके अंदर की मशीन्स आ गई हैं। फिर लास्ट आता है वो आता है मिल्स। इन सब से क्या करते हैं हम, इन सभी मेथड से कॉटन को बनाते हैं इंडिया में। और फिर इसके बाद में इसका फायदा क्या है भैया, इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्मर एंड कॉटन बॉल प्लकर्स। मतलब कि जो कॉटन के आपने देखा होगा, कॉटन का जो पेड़ होता है, मैं बनाता हूं, देखना अभी मेरी पेंटिंग देखना कितनी जबरदस्त होगी। बताना और कमेंट्स में कि भैया आपकी पेंटिंग बड़ी जबरदस्त लगी। ऐसे ये पेड़ होती है, ये हो गई इसकी रूट, ये इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से कॉटन की बॉल्स होती है। ये क्या होती है, होती है बॉल्स। जैसे कि जो गांव से होगा, जिसने देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो बताओ मेरी ड्राइंग कैसी लगी, 1 नंबर है ना डायग्राम मेरा, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो यहां पर ये क्या होता है कि इसकी हेल्प से फार्मर्स जो होते हैं उनको इंप्लॉयमेंट मिलता है, और जो कॉटन बॉल पल्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे इंप्लॉयमेंट मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि वर्कर इंप्लॉयड इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सेविंग। तो भैया यहाँ पर बहुत सारे जो हैं उनको इंप्लॉयमेंट मिलता है, जैसे कि जो स्निपिंग करने वाले हो गए, वीविंग करने वाले हो गए, डाई करने वाले हो गए, डिजाइन करने वाले हो गए, पैकेजिंग करने वाले हो गए, टेलर हो गए, जो इनको स्विंग करते हैं वो हो गए। तो मतलब बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्कर हैं जिनको कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे। एंड वी आर हैविंग द लार्ज शेयर, इसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा 1/4 है इन द वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न। और भैया ये जो है मतलब 1/4 रहता है इंडिया का इसके अंदर जो कॉटन है उसमें। हाँ, अब इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक आती है स्पिनिंग की। अब देखो स्पिनिंग जो है वो मेनली होती कहां पर है, ये कंसंट्रेटेड रहती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मेनली इन्हीं 3 स्टेट में होती है। और जो वीविंग होती है वो कि मतलब हैंडलूम प्लस पावरलूम के अंदर दोनों जगह पे ये हो सकती है। और जो इंडिया है, इंडिया के लिए क्या करती है, इंपोर्ट करती है फिर एक्सपोर्ट करती है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, हमारे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करती है यार्न को जापान को। एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कॉटन गुड्स, जो कि जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीका, इन सभी को यहां पर भी करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारे पास में ये आते हैं कि भैया इसके ड्रॉबैक क्या है। एक तो आपको इसके फीचर्स याद रख लेना, जो कि अभी हमने पॉइंट याद रखे हैं वो, और एक इसके ड्रॉबैक याद रख लेना, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो यहां पर ये है कि लो आउटपुट ऑफ लेबर। जैसे कि इसके अंदर अगर लेबर आप लोग 100 लोगों को लगाओगे तो उनका आउटपुट उतना नहीं आ पाता जितना कि अदर इंडस्ट्रीज में आता है। फिर सेकंड यहां पर आता है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, और जो मशीन्स हैं वो काफी ज्यादा पुरानी। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार विजिट करना इन कॉटन मिल्स को, या फिर यूट्यूब पे देखना इसके बाद में वीडियो, जिसके अंदर एक आपको पता लगेगा कि इनकी जो मशीन्स है वो करीब करीब ना आज से बहुत पुरानी है, 50 से 60 साल पुरानी है। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो है, तो वहां पर अपग्रेडेशन की जरूरत है। फिर यहां पर आता है कि पावर सप्लाई इज एंड दी इरेटिक, मतलब कि कोई भी रेगुलर नहीं रहती यहां पे। फिर इसके बाद में स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। भैया जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है वो इनका कट्टर दुश्मन है कॉटन का। आपने देखा होगा कि सिंथेटिक के जो कपड़े होते हैं वो लोग ज्यादा पहनते हैं कॉटन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो खराब कम होते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वहां पर काफी ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है।
इसके बाद में आता है हमारे पास में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट, मतलब कि जो बेसिक जूट है जिससे कि मतलब खेती वगैरह से आता है वो उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। एंड फिर इसी के साथ में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भैया जूट का, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की बात करी जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें फर्स्ट जूट मिल कहां पर सेटअप हुई थी, वो हुई थी कलकत्ता में, जो कि है रिशारा में 1859 में। याद रखना कि रिशारा के अंदर 1859 में फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, और जितनी भी जूट मिल्स हैं वो बेसिकली लोकेटेड होती है वेस्ट बंगाल में, ऑन द बैंक्स ऑफ अ हुगली रिवर। हुगली रिवर के ऊपर होती हैं, इसलिए होती हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द मोस्ट ऑफ द मिल्स ऑफ अ जूट आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जो कि मतलब आपको बताना होगा इसके पीछे का। सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि वहां पर चीप लेबर अवेलेबल है। फिर सेकंड यहाँ पर है कि नियर बाय अर्बन सेंटर है, जो कि आप बोल सकते हो कोलकाता हो गया, यूपी हो गया, दो स्टेट है उसके साथ में बाउंड्री शेयर होती है, तो वो बहुत ही अच्छा उनके लिए ट्रेड का ऑप्शन बन जाता है। दैट प्रोवाइड्स द बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड पोर्ट फैसिलिटी, जो कि कोलकाता से उसको मिलती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज दैट मेक द ट्रांसपोर्ट इजी एंड चीप। जिससे कि क्या होता है कि जो आप बोल सकते हो कि एक रेलवे का अगर होता है नेटवर्क, तो उससे क्या होगा कि आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको राजस्थान है, राजस्थान से अगर आपको यूपी कोई भी सामान भेजना है तो सबसे चीप क्या हो सकता है, ये तो है नहीं कि आप अपनी खुद की पर्सनल कार करके वो सामान लेकर के जाओगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो आप क्या करोगे कि भैया आप रेलवे अगर ऐसा हो तो उससे आप भेज सकते हो, और उसी के साथ में आप बोल सकते हो कि भैया अगर आप प्रोवाइड करवा सकते हो हमें रोडवेज के थ्रू, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन अगर मिल जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, इसीलिए यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर इसके बाद में इसमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर एक चीज़ के लिए कोई अगर काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो चैलेंज आता है इसके अंदर वो ये आता है कि स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स, और ये जो जूट के सब्स्टिट्यूट है भैया सिंथेटिक, सबसे ज्यादा इनका सरदर्द है वो है भैया सिंथेटिक फाइबर। और जो सिंथेटिक आप लोग बोल सकते हैं, सिंथेटिक बेसिकली होता क्या है कि मैन मेड होता है, मतलब कि जैसे कि अगर बात करूं मैं कॉटन की, तो कॉटन के अंदर क्या होता है कि वो कॉटन की बॉल्स को पहले उगाना पड़ता है फिर उसके बाद में होता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको उगाना नहीं पड़ता, उसको किसी एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसको कि उगाने की जरूरत नहीं, और वो उससे चीप मिलता है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टिफ कंपटीशन हो जाता है कि यार थोड़ी प्राइस कम रखनी है। देन फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन हो गया ब्राजील में और इजिप्ट के अंदर, ये इंटरनेशनल कंपटीशन में आ जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में शुगर इंडस्ट्री। तो अब देखो शुगर इंडस्ट्री अगर एक सबसे स्पेशल बात बताऊं वो ये है कि ये है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। और अगर बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो भैया इसका रॉ मटेरियल जो है वो होता है यहाँ पर बल्कि एंड इन हैवलेज, मतलब हैवलेज का मतलब ये होता है कि आप अगर उसको स्टोर करते हो, इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, मतलब कि जैसे कि आपने देखा हो कि गन्ना जो होता है जिससे कि चीनी बनती है, अगर आप उसको थोड़े लंबे समय के लिए स्टोर रखोगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने से क्या होगा कि चीनी जो है उतनी मीठी नहीं रह पाएगी, तो जिस वजह से घाटा इनको ये होता है कि जिससे क्या ना, मतलब ये हैवी क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर पाते। देन फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी यहाँ पर रहती है 60% ऑफ जो शुगर मिल्स हैं आर इन बिहार एंड यूपी। यूपी और बिहार के अंदर शुगर इंडस्ट्री ज़्यादातर मिलती हैं। आपको देखोगे कि जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी वो फेमस वेब सीरीज, उसमें तो कालीन का था, लेकिन इसमें जो 60% ऑफ मिल्स है इंडिया की वो इन्हीं दो स्टेटों में सिचुएटेड होती हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्टेड टू साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली महाराष्ट्र, बिकॉज अब ध्यान से बात सुनना कि ये पहले यहाँ पर थी लेकिन अब ये धीरे धीरे कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, साउथ के पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो हाइयर सुक्रोज कंटेंट, मतलब थोड़ी ज़्यादा मीठी चीनी उनको मिलेगी। फिर सेकेंड यहाँ पर आता है कि कॉर्पोरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, और बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें कॉर्पोरेटिव सेक्टर की तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इन स्टेट्स के अंदर। जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास में थोड़ी ज़्यादा वेराइटी ऑफ पीपल्स रहेंगे, तो आप वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि कूलर क्लाइमेट दैट इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सेशन, और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा गन्ना है उसके पास में थोड़ा एक
एक लंबा समय रहता है कि आप उसको आसानी से क्रश कर सकते हो, जो कि यहाँ पर जैसे कि बिहार और यूपी में वो नहीं है पॉसिबल। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके चैलेंजेस क्या आते हैं भैया। सबसे पहला तो चैलेंज यही आता है सीजनल। अब आपको पता है कि जो गन्ना होता है वो हर एक सीजन में नहीं उगता, तो बेसिकली सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि ये है सीजनल। फिर सेकंड चैलेंज यहाँ पर आए कि मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ए बायोफ्यूल, और यहाँ पर इससे क्या होता है कि बायोफ्यूल का जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ इन द प्रोडक्शन, मतलब कि आप बोल सकते हो कि यार पुराना तरीका अभी भी काम में लिया जाता है कि पहले गन्ने का जूस निकालो, फिर उसके बाद में उसको हीट करो, फिर उसके बाद में उसमें से इंप्योरिटी को निकालो, और फिर लास्ट के अंदर पता है आप लोगों को क्या होता है, जो आप शुगर ले रहे हो वो व्हाइट नहीं होती, वो एक्चुअली में अगर आप रियल शुगर देखोगे तो वो होती है ब्राउन कलर की। क्या होती है? ये होती है ब्राउन कलर की, जिसके अंदर की क्या करा जाता है, केमिकल डाला जाता है, जिससे कि ये अपना कलर छोड़ देती है, और लास्ट के अंदर आप लोगों के पास में बचती है मात्र एक व्हाइट शुगर जो कि प्योरली केमिकल बेस्ड होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिले। भैया आपको पता है कि अब गन्ने हैं, गन्ने को हो सकता है कि कोई भी झाम वगैरह लग जाए, कुछ भी हो करके ट्रांसपोर्ट डिले हो सकता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो अब देखो बेसिकली ये क्या है, ये है एक हैवी इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि आयरन का आप गेट देखोगे तो वो हल्का नहीं होता, वो करीब करीब 100 kg का होता है। तो भैया ये हल्की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, इसीलिए क्या होती है, ये होती है एक हैवी इंडस्ट्री। दिस इज बिकॉज द फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की इनिशियली एंड हैवीली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इनकी जो बेसिकली इनकी प्राइस इसलिए होती है क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता। अब इसके अंदर अगर बात करें आयरन ओर की, कुकिंग कोल की और लाइमस्टोन की, इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है भैया 4:2:1। मतलब ये कि अगर आपके पास में आयरन अगर है 4% तो आपके पास में यहाँ पर कोल लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए 2%, और उसी के साथ में आपको लाइमस्टोन लगाना पड़ेगा उसमें 1%। ये इस तरीके से इसमें वेरी करता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। याद रखना, छोटा नागपुर, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें इसके साथ में क्या क्या मिलता है, ऐसा क्यों है वहां पर सिचुएटेड, सबसे पहला रीजन तो ये है चीप लेबर। अगर आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला प्लांट वहीं पर ही क्यों सिचुएटेड है, तो आपको सबसे पहला तो रीजन देना है कि भैया वहां पर चीप लेबर है, इसलिए वो वहां पर गए। फिर सेकंड है यहाँ पर वो ये है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, वहां पर जो आयरन ओर की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम पड़ती है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि हाई ग्रेड उसको रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब एक तरीके से जो ग्रेड है उसकी वहां पर जो मिलता है और कंपैरिजन में वहां पर वो काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। उसके बाद में जो अगली इंडस्ट्री आती है वो आती है भैया एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब देखो एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूं कि आज से करीब करीब 70 से 80 साल पहले की, जब तक एल्यूमिनियम को डिस्कवर नहीं करा गया था, हुआ क्या था कि जब एल्यूमिनियम को निकाला गया था खोद करके, ये मिट्टी में मिलते हैं, जितने भी ओर्स वगैरह होते हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मिट्टी से निकाले जाते हैं। वो उतने प्योर नहीं होते लेकिन ये मिट्टी से निकलते। तो एल्यूमिनियम को जब मिट्टी से निकाला गया तो लोगों को लगा कि यार ये सिल्वर कलर का होता है, तो लोगों को लगा कि ये चांदी निकल रही है घर से, और मतलब उस टाइम पर ये बहुत ही कम निकलता था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। तो हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, तो लोगों ने इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो प्राइस थी ना वो बहुत ही ज्यादा हो गई, इसके अप्रोक्सीमेटली गोल्ड से भी ज्यादा इसकी प्राइस हो गई थी, इतनी ज्यादा हाइप बन गई थी। लेकिन फिर लोगों को पता लगा कि ये तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है अर्थ के ऊपर, तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गई। जिन्होंने स्टोर करा था उनको इससे काफी ज्यादा लॉस हुआ। हमें इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, हमें बात है इसमें कि क्या रोल है। तो भैया सबसे पहले अगर बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज एल्यूमिनियम की आती है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि इसकी यूजेस क्या है, यूटेंसिल्स में काम में लिया जाता है, वायर्स में काम में लिया जाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में इसको काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो कम होता है आयरन के कंपैरिजन में। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, इसमें कोरोजन आसानी से नहीं लगता। फिर इसके बाद में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आसानी से हीट को कंडक्ट कर देता है, इसीलिए इसको बर्तनों में भी काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीजेस व्हेन इट मिक्स विद द अदर मेटल, और जब कभी भी किसी और मेटल के साथ में इसको मिक्स करते हैं तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस वहां से इंक्रीज होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हुई थी एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। तो भैया ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि ये जो भी स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी को हटा करके एल्यूमिनियम आ गया, ये इनका सब्स्टिट्यूट बना।
फिर इसके बाद में इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप है, तो भैया वहां पर होती है इसकी लोकेशन जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मस्ट बी रेगुलर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। फिर सेकंड यहां पर आता है कि रॉ मटेरियल एक्सेस एट इन द लो कॉस्ट, और इसके लिए रॉ मटेरियल जो है ना वो सस्ता चाहिए हर एक इंडस्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री की लोकेशन को एक तो चीप लेबर चाहिए और एक उनको सस्ता वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट है इसका रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इन अ वेरी बल्की एंड डार्क रेडिश कलर रॉक। भैया ये जो बॉक्साइट है ये इसका ओर होता है, ये इसका रॉ मटेरियल होता है जिससे कि एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। बॉक्साइट होता है इसका रॉ मटेरियल, फिर इसको मैन्युफैक्चर करके एल्यूमिनियम में बनाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क रेडिश कलर का होता है, ये कलर्ड रॉक होती है, ये एक तरीके से पत्थर होता है। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम के अंदर स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल एंड तमिलनाडु। जो इसके स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो है यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में। अब इसके बाद में अगली जो इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारे पास में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब देखो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसके अंदर होता है प्रोडक्शन ऑफ एंड नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, एमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ये सब यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि खाद वगैरह बनने की जो इंडस्ट्री है वो होती है। और इसके बाद में आती है सीमेंट इंडस्ट्री। इनके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें बस ये याद रखना है फर्टिलाइजर के अंदर की क्या क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें याद रखनी और ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास में सीमेंट इंडस्ट्री। अब देखो सीमेंट जो इंडस्ट्री है इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, वो होता है एक तरीके से बल्की होता है, हैवी होता है, तो इसीलिए हैवी इंडस्ट्री के अंदर आ गया। और इसका रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम, जिप्सम हो गया, ये सब होते हैं इसके रॉ मटेरियल जिससे कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर कराया जाता है। इसका जो फर्स्ट प्लांट था जो सेटअप हुआ था वो हुआ था चेन्नई के अंदर 1904 में फर्स्ट प्लांट इसका सेटअप करा गया था सीमेंट का। और उससे पहले जो घर बनते थे वो बनते थे मिट्टी से। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मिट्टी को थोड़ा सा पानी के अंदर मिला देते हैं ना तो वो क्या होता है कि एक तरीके से आपने देखा होगा कीचड़ के फॉर्म में हो जाता है, तो उसी से है ना पहले घर बनाए जाते थे। और अभी भी गांवों के अंदर आपको बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, ये सीमेंट अब हर किसी को मिलने लगी, तो वहां पे मैन्युफैक्चर होकर के सभी को अच्छा हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती जा रही ना उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद में पॉल्यूशन होता कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर कोल को जलाया जाएगा। अब जब कोल को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, धुआं इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाने के बाद में वो धुआं आपके फेफड़ों में आएगा, आपके फेफड़े खराब होंगे। तो यही यहां पर होता है एयर पॉल्यूशन। अब ये कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की वजह से होता है। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इससे काफी ज्यादा होती हैं, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। और इसके सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले यहां पर होता है कि केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो होती है वो होती है इसका मेन रीजन। फिर सेकंड मेन रीजन होता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है, ये इसके दूसरा रीजन होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वाटर पॉल्यूशन। अब देखो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वो एक तरीके से इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी अगर वेस्ट पानी होता है तो उसको क्या करते हैं, वो नदियों में छोड़ देते हैं। अब देखो यार, नदी में छोड़ोगे उसी पानी से जब हम उसको पिएंगे तो हमारे अंदर भी वो इंप्योरिटीज आएंगी, तो वो जो वहां पर गंदगी है वो हमारे शरीर में आती है, जिससे कि हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इट इज कॉज्ड बाय द एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज जो कि हम करते हैं पानी वगैरह के अंदर। एंड सोर्सेज क्या क्या है इसके, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया, पल्प इंडस्ट्री हो गया, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, और ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं इनसे जो वेस्ट निकलता है उसमें काफी ज्यादा ये इफेक्ट करता है इसको। और इट इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियां वगैरह हैं उनकी लाइफ को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। आपको बेसिकली याद रखने के भैया वाटर पॉल्यूशन किससे होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट होता है इससे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में थर्मल पॉल्यूशन। अब देखो थर्मल पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन द वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट एंड द फैक्ट्रीज ड्रेन आउट इनटू अ रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। जैसे कि होता क्या है कि है ना, जो आपने देखा होगा कि थर्मल प्लांट के अंदर क्या होता है कि एक पानी होता है, पानी को गर्म कर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो वहीं पर ही क्या होता है कि कुछ प्लांट्स इतने केयरलेस होते हैं, वो अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो गर्मा गर्म पानी को जो है उसी में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है कि जो पूरी पूरी एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है। फिर इसके बाद में इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वेपन प्लांट हो गया, इन सभी में पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसी में पानी ज्यादा हीट होता है। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट होता है भैया कैंसर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट होते हैं, मिसकैरेजेस वगैरह इसकी वजह से ही होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन मतलब कि जो आप देखते हो कि हॉर्न मार रहे हैं लोग, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोसेस हो रही है, वो सब होता है नॉइज पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले या फिर वीडियो के बीच में कहीं पर कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही होगी, तो वो होता है नॉइस पॉल्यूशन। फिर इसका में फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हो गए, जनरेटर हो गए, ड्रिल्स हो गए, तो ये सब जो है इनकी वजह से होता है नॉइस पॉल्यूशन। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो होते हैं भैया हियरिंग हो जा, मतलब कॉजेज नहीं, इसको हम लिखेंगे भैया इसके इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स इसको करेक्ट कर लेना। हियरिंग हो गया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो गया, हार्ट अटैक वगैरह इसकी वजह से ही इंक्रीज होते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तो भैया इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये कर सकते हो, कंट्रोल ऑफ एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने घर पर जो किचन वाला पानी है उसको अपने गार्डन में छोड़ दो और उससे अपनी गाड़ी को वॉश कर सकते हो। ये सब करके आप क्या कर सकते हो, वाटर को रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हो। फिर इसके बाद में रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लो, बारिश हो रही है तो उस पानी को इकट्ठा कर लो। फिर इसके बाद में थर्ड जो आता है वो आता है कि ट्रीटिंग द हॉट वाटर बिफोर रिलीज, और जो गर्म पानी है उसको पहले ठंडा कर दो फिर उसके बाद में छोड़ दो। इतनी जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक काम जल्दी से करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे 10th का मटेरियल आप लोगों को और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।